अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जावा के अंदर मॉडिफायर्स को, एनकैप्सुलेशन को देखेंगे, जावा की एपीआई, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये 5 टॉपिक जो है वो आज की क्लास में हम जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले तो इनका कंसेप्ट हम देख लेंगे कि इनके कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो है क्या। इनका कंसेप्ट पहले हम समझेंगे, फिर इसका जो है वो बारी बारी हम इनका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सबसे पहले आते हैं मॉडिफायर्स। ठीक है, ऊप के अंदर ये बहुत अहमियत है। इनकी अहमियत इस वजह से है कि अगर आपने कोई चीज़ जो है वो प्राइवेट रखनी है, आप चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने आपको एक टास्क दिया था, जिस टास्क के अंदर आपको मैंने कहा था कि 20 क्लासेस आप बनाएं, उन 20 क्लासेस को नीचे मेन में स्विच स्टेटमेंट लगाएं। स्विच स्टेटमेंट लगाने के बाद आप मुझे ये बताएं कि उसमें जौन सा भी मैं लिखूं वो क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। स्विच को भी हमने पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, जावा के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखा था। फिर अरे को भी देख लिया है, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपने इस टास्क के अंदर करनी थी। तो डेटा स्ट्रक्चर से पे मूव होने से पहले हम जो है वो पिछले कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसका प्री रैक है वो आपको समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्री रैक कौन सा, कि अगर मैं इधर डेटा स्ट्रक्चर ओपन करूं, ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आपको बड़ा ऑथेंटिक डेटा जो है वो मिल सकता है अपने कोर्स के रेलिवेंट। इसमें बड़ी तरह तफसील से उन्होंने सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लिंक लिस्ट को ओपन करता हूँ, तो इसका अगर मैं कोड ओपन करूँ, तो ये कोड जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर ओपन हो चुका है। जावा के अंदर भी हम देख सकते हैं। अगर किसी को पॉइंटर का नहीं पता, अरे का नहीं पता, स्विच स्टेटमेंट का नहीं पता, ये सारी चीज़ें जो है वो उसको मतलब कि उसका कंसेप्ट नहीं है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी वो पास नहीं हो सकता बंदा। बिल्कुल भी वो अपने आप को ये ना समझे कि अब ये देखें ये सारा पॉइंटर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्ट क्या है, फिर इसके अंदर ये मेथड, उसने ये सारे फंक्शंस मेथड यूज़ किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आपके प्री रैक जो है वो जो इसके रेलिवेंट चीज़ें हैं जो पहले आपको आना बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर आपको इसकी समझ नहीं आ सकती। तो इसलिए हम ये, अगर आपने ये डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स को समझना है तो आप बिल्कुल पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करें। जावा और C++ दोनों लैंग्वेजेस के अंदर हम हर टॉपिक को जो है वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और हमने अभी तक जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के सारे टॉपिक को कवर कर लिया। उसके अंदर कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बिल्कुल जो एक ब्लैंक बंदा है वो भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को जो है वो समझ सकता है। पहले हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम इसको प्रॉपर C++ और जावा दोनों के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और उसके बाद एक मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, जो वो एक्सरसाइज आपने सॉल्व करके मुझे दिखानी है। जब आप सॉल्व कर लेंगे फिर उसके बाद जो है वो मैं उसका आपसे टेस्ट लूँगा। तो ऊप को हमने देख लिया था, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कल बड़े पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में बड़ी तफसील के साथ मैंने एग्जांपल दे दे के आपको समझाया है कि ऊप होती क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टर को हमने थोड़ा मज़ीद हम जो है आज दोबारा मैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही आता हूँ, क्योंकि वो टास्क जो है वो एट्रीब्यूट, मेथड और क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करता था। इसी तरह ही अरे के ऊपर भी बेस करता था, जो हमने पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है वो स्विच के ऊपर बेस करता था, जो हमने देखा था कि अगर आप किसी खास एक मेथड को चलाना चाहते हैं बजाय इसके कि सारे मेथड रन हो, तो आप स्विच स्टेटमेंट की मदद से अपनी मर्ज़ी का वो मेथड भी चला सकते हैं। इन सारी सब की एग्जांपल्स जो है वो पिछले लेक्चर्स में मौजूद हैं। तो आज हम जो है वो कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जब आप डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी जो है वो फॉर एग्जांपल सर्चिंग या सॉर्टिंग कोई भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी एल्गोरिदम, तो वो आप जाहिर सी बात है अगर C++ में तो आप जो है वो मैंडेटरी नहीं है कि आप ऊप के अंदर करें, मगर जावा के अंदर जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि जावा डायरेक्ट सपोर्ट ही ऊप को करती है।
मतलब कि अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जाना है, गेम डेवलपमेंट के अंदर जाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखनी है, तो उसके अंदर जावा ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका पहले लेक्चर में भी हम जो है वो जिक्र कर चुके हैं जावा को जो है वो क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में जावा पढ़ाई जाती है बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है। कहीं पे भी C++ आपको नहीं मिलेगी सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि जावा एक एडवांस लैंग्वेज है। जाहिर सी बात है जो भी मार्केट में ट्रेंड है, अब मार्केट में ट्रेंड किस लैंग्वेज का, पाइथन का है, उसके अलावा PHP का है, जावा का है। मतलब कि जो अब जावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होती ही यूज़ जावा है। मतलब कि C++ का कोई भी आप प्रैक्टिकल यूज़ है ही नहीं। ना C++ को आप मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना गेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना वेब के लिए कर सकते हैं। फिर क्यों पढ़ रहे हो आप? ज़ाहिर सी बात है कि वो जो आपका सिलेबस है वो पुराना है, उसको नया होना चाहिए। अब हम देखेंगे, पहले ये सारे पुराने टॉपिक हम जो है वो पढ़ चुके हैं और कंस्ट्रक्टर को आज हमने देखना है। अब कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मेथड है मैंने क्रिएट किया है, मगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो मेन फंक्शन जो है वो मेरा रन हो तो जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली रन हो। मतलब कि मैं ना उसको कॉल करूँ, कुछ भी ना करूँ, वो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो ये अक्सर मैं जो है ना कहावत कह लें कि एक बात ही बनी हुई है, सियालकोट में अगर आप किसी को बुलाएं ना शादी पे किसी एक बंदे को, तो वह 7 5 6 बंदे और ले आएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का भी यही काम है। अगर आप कंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे ना तो अपने साथ, मतलब कि अगर मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है ना, अगर आप मेथड को बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर ने उसके साथ ही आना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए, वो भी उसके साथ ही आएगा, ये पक्की बात है। इसका हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि वो क्या करता है जी, ऑटोमेटिकली रन होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक क्लास है जिसका नाम है मेन। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप उसकी इंट है। उसके अब ये गौर से देखना, कंस्ट्रक्टर को आप डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं। जो क्लास का नाम ऊपर लिखा हुआ है वही आपने अगर नीचे उसका मेथड बना दिया, मेथड को ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर। ये आपको समझ आई है ना? मैंने आपको कल भी जो वो गाइड किया था इसके बारे में। हाँ जी, आगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो वो ये रन होता है। उसके हमने क्या किया जी, इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी 5। तो ये देखें, अब हमने सिर्फ क्लास डिक्लेयर किया है, उसका ऑब्जेक्ट हमने कहीं किसी चीज़ को कॉल किया ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को कॉल नहीं किया, मगर वो फिर भी एक्स के अंदर वैल्यू जो 5 है वो असाइन हो चुकी है। अब इधर वैल्यू ना अगर हम पैरामीटर के ज़रिए देते तो पता चलता भी वैल्यू दी है, मगर हमने वैल्यू दी ही नहीं। वो जैसे ही हमने क्लास कॉल किया वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर चला और कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, 5 वैल्यू एक्स के अंदर जो है वो स्टोर करवा दी है। ठीक हो गया? ठीक है, अब हम जो है वो इसके मॉडिफायर्स की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्टर की सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है, इसका यही कंसेप्ट है। मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब भी आप क्लास के नेम का नीचे देखेंगे ना कोई भी मेथड, अगर वो सेम हुआ तो आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। जब भी आप मेन में वो क्लास कॉल करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल उसके साथ होगा लाजमी। तो ये कंस्ट्रक्टर था, इसकी प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखा दिया, इसका टास्क भी मैं आज आपको दूंगा, वो भी आपने देखना है। सबसे पहले तो हम ये मेन जो है वो जो टॉपिक हैं उसको हम देख लेंगे। अब आप जो है ना किसी जगह पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नुमाइश लगी हुई है गुजरात के अंदर ना, एक नुमाइश लगी हुई है। उस नुमाइश के अंदर जाने के लिए कुछ लोगों के लिए तो वो कोई चीज़ भी नहीं है, वो डायरेक्ट आ सकती हैं, मतलब कि VIP पर्सन जो हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को मेहमान खसूसी बुलाया हुआ है और वो जनाब वो गार्ड उसको रोक के कह दे जी आपका कार्ड किधर है, तो इस तरह नहीं होगा। वो डायरेक्ट चला है तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे ये है, आम आवाम के लिए एक पास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टिकट बेची हुई है, जिसके पास वो टिकट होगी सिर्फ वही बंदा आ सकता है अंदर। और एक वो चीज़ है कि आप किसी को आने ही नहीं दे सकते। मतलब कि ये 3 सिनेरियो हैं, 3 सिनेरियो हो सकते हैं ना सिक्योरिटी के। इसके अलावा कोई है तो आप मुझे बताएं। ठीक है। ठीक है, मतलब कि इसके अलावा है ही नहीं। यही मॉडिफायर्स होते हैं। जो मतलब कि VIP पर्सन है वो है प्राइवेट, ठीक है। मतलब कि वो बंदा, कोई भी बंदा VIP के अलावा कोई भी बंदा उसके अंदर एंटर हो ही नहीं सकता, उसको एक्सेसिबल ही नहीं है वो चीज़।
और दूसरे नंबर पे आती है पब्लिक, जिसको असेसिबल तो है, ठीक है, मगर सिर्फ खास एक टिकट के ज़रिए, तो उसको हम प्रोटेक्टेड कहते हैं, जो इनहेरिटेंस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। नहीं तो पब्लिक और प्राइवेट ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। अब प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि सिर्फ एक खास क्लास के अंदर ही वो असेसिबल है, बाकी क्लासेस के अंदर वो असेसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक बंदा एंटर हो गया, वही पास वो दूसरे नुमाइश में लेके जाएगा तो उसको कहेंगे भाई दफ़ा हो जाओ, ये किधर आ गए तुम, ठीक है, उसको एंटर ही नहीं होने देंगे, वो कहेंगे ये तो दूसरी नुमाइश का पास है, ठीक है, सिर्फ वो एक क्लास में जा सकता है, बाकी में नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोटेक्टेड। ठीक हो गया। और एक है पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो भी बंदा आपने बुलाना है, आप सबको कह दें यार इस नुमाइश में सारे आ सकते हैं, तो वो जो जिसका दिल करेगा वो उसमें आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक। मतलब कि ये जो क्लास है पब्लिक, इसको मेन में कोई भी बंदा असेस कर सकता है, ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें इसको जो है वो कोई असेस नहीं कर सकता, इसको सारे असेस कर सकते हैं। यही मॉडिफायर्स का काम है। मॉडिफायर्स की समझ आ गई आपको? हाँ जी। एक दफ़ा रिपीट कर दें, कोई एग्जांपल दूसरी दे के। मॉडिफायर मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस होती हैं, एक पब्लिक या नहीं, प्राइवेट या क्लासेस प्रोटेक्टेड। क्लासेस नहीं होती, क्लासेस तो होती है। क्लास को हम जो सिक्योरिटी लगाते हैं कि इस क्लास सिक्योरिटी को होती कोई है। बंदा ना असेस कर सके, अगर कोई असेस कर सके तो उसके पास होना चाहिए। अगर कोई जी। मतलब कि दूसरे नंबर पे प्राइवेट को कोई असेस कर ही ना सके, ठीक है। ठीक है। अब इसको जो मतलब है वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक है, द क्लास इज़ असेसिबल बाय एनी अदर क्लास, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी दूसरी क्लास जो है वो उसको असेस जो है वो कर सकती है, ठीक है। इसको हम जो है वो इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि ये क्लास थी मेन, और मेन क्लास के अंदर जो भी मैं चीज़ लिखूंगा, मतलब कि मेन के अंदर मैंने उसको कॉल किया है, उसकी चीज़ को तो वो डायरेक्टली चला है, ठीक है। इसी तरह ही आप ये नीचे प्राइवेट को देखें और प्रोटेक्टेड को देखें, यही तीन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। द कोड इज़ ऑनली एक्सेसिबल विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास, ठीक है। मतलब कि जिस क्लास के अंदर वो चीज़ है सिर्फ उसी के अंदर ही वो एक्सेसिबल है, बाकी बाहर वो एक्सेसिबल ही नहीं है। मतलब कि क्लास के अंदर तो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं ना, प्राइवेट के अंदर। मतलब कि एक क्लास मैंने बनाई है, उसके अंदर मैं जो मर्ज़ी यूज़ करता रहूँ, वो मेरा अपना एरिया है, ठीक है। तो पता है एक मीम भी बना हुआ है, अपने एरिया में तो सारी शेर है ना। प्राइवेट का ये है कि अपना एरिया है, और पब्लिक है वो सारा जिधर मर्जी चाहे वो जा सकता है। और प्रोटेक्टेड में क्या है, इसकी आप एग्जांपल देख लें। द कोड इज़ एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज एंड सब क्लासेस, यू विल लर्न मोर अबाउट सब क्लासेस एंड सुपर क्लासेस इन द इनहेरिटेंस चैप्टर। इनहेरिटेंस के अंदर हम देखेंगे सब क्लासेस क्या होती हैं, सुपर क्लासेस क्या होती हैं, उनके अंदर ये एक्सेसिबल है। इसका एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कार का मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, और कार के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो तो एक्सेसिबल होंगी उसके अंदर, मगर कार के अलावा वाली जो क्लासेस हैं वो एक्सेसिबल नहीं कोई कर सकता। आगे समझ इसकी? ठीक। ठीक है। उसके बाद फाइनल को भी हमने देखा था, एब्स्ट्रैक्ट को भी देखा था। इन दोनों को जो है वो, एब्स्ट्रैक्ट को तो हम एब्स्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वहाँ यूज़ होता है जब आपने कोई चीज़ छुपानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि किसी कोई भी बंदा जो है ना वो ये चीज़ देख ही ना सके, तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जबकि फ़ाइनल का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ़ाइनल कीवर्ड अगर हम लगाएं तो वो चेंज हो ही नहीं सकता। उसकी वर्किंग तो आप देख सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, मगर वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक हो गया? ठीक। ठीक है। अब हम जो है वो फाइनल का हमने देख लिया है, ओवर रिडन जो है वो नहीं हो सकता। यही हमने पहले भी एग्जांपल में हमने यही देखा था। स्टैटिक का मतलब है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स बिलोंग्स टू द क्लास रादर दैन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि उस क्लास के जो एट्रीब्यूट और मेथड हैं सिर्फ वही एसेस हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ये। उसके बाद है कैन ऑनली बी यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जब हम इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी आप इसका सिर्फ यही एग्जांपल देखें, यही आपने ज़हन में रखें कि ये ख़ास किस्म की क्लास को असेस करने के लिए ही एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक हो गया? उसके अलावा ये फाइनल की एग्जांपल है, ये भी हम देख चुके हैं।
तो इनको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब हम इनको जो है वो मज़ीद देख लेंगे, ये मॉडिफायर्स की एग्जांपल किधर किधर यूज़ होनी है। अभी बजाय इसके कि खिचड़ी पक जाए, पहले ही मैं आपको जो है ना बिल्कुल आसानी के साथ 3 चीज़ें इसकी समझा दी हैं अभी, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। बाकी जो नीचे आपने देखे हैं वो प्रोटेक्टेड के अंदर यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं, मगर बेसिक जो सिनेरियो है वो 3 ही है। ठीक हो गया। ठीक। अब हम इनकैप्सुलेशन की तरफ चलते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है जी? द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज़ टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज़ हिडन फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है, ये वही चीज़ मैंने आपको बता दी। प्राइवेट, अगर आपने कोई कोड रखना है, अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे स्कैनर का कोड चाहिए, ठीक है, अब स्कैनर की फंक्शनैलिटी तो आप यूज़ कर सकते हैं ना जी। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वो स्कैनर का कोड चाहिए, तो वो आप नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि वो इनकैप्सुलेट हुआ है, वो प्राइवेट क्लासेस और वेरिएबल क्लास के अंदर वो चीज़ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट है। मतलब कि आप लाइब्रेरी से वो चीज़ तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मगर उसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही आपको उसका कोड मिलेगा। ठीक। ठीक है, इसी तरह ही प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड सेट मेथड्स टू असेस एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल। तो आप इसमें ये रखें कि अगर आपने कोई वैल्यू प्राइवेट वेरिएबल की चेंज करनी है, ठीक है, मतलब डिलीट तो नहीं हो सकती, मगर वो वैल्यू चेंज ज़रूर हो सकती है। किसकी मदद से? गेट और सेट मेथड की मदद से। तो ये हम देखेंगे कि गेट और सेट मेथड जो है वो होते क्या हैं, इनकी भी एग्जांपल जो है वो हम अभी देखते हैं नीचे। ठीक है, मतलब कि एक ही तरीका है उसको सेस करने का। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार ये जो मैंने कोड किया हुआ है, ये जो कोड है ये सिर्फ एक खास बंदे ही इसको सेस कर सके, ठीक है, और उसके अलावा वो कोई और बंदा उसको सेस ना कर सके। तो आपने देखा है कि स्कैनर, अब फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी तो मैंने दे दी, ठीक है, अब और स्कैनर के साथ एक और क्लास भी आती है जो गेट और सेट की मदद से चेंज हो सकती है। ठीक है, वो एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको मज़ीद उसकी जो है वो समझ आ जाएगी। अब हम गेट और सेट का जो है वो चीज़ इसको चेक करते हैं, ये क्या है। अच्छा, बड़े मज़े की एग्जांपल है ये, कि इसको आपने ये रखना है, आपने इस तरह इसकी एग्जांपल, अगर मैं रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में आपको समझाऊं कि 2 दोस्त हैं और उन 2 दोस्तों में एक बंदा जो है वो अपनी बात नहीं बता सकता, मगर जो दूसरा बंदा, मतलब कि मैं और तीसरा बंदा अंदर पढ़ के ना उनसे बात निकलवाएगा। ठीक है, गेटर और सेटर की ये एग्जांपल आपने रखनी है अपने जहन में। ठीक है, ना एक बंदा दूसरे को सेस ही नहीं कर पा रहा, ना वो दूसरे को सेस कर रहा है, ना दूसरा पहले को सेस कर पा रहा है। अब इन दोनों के दरमियान एक बंदा आएगा जो इन दोनों की वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करेगा, मगर उन दोनों बंदों की जो भी ताल्लुकात हैं वो मुतासर नहीं होंगे। समझ आ गई? ठीक। अब इसकी एग्जांपल आप ये देखो कि मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है। प्राइवेट वेरिएबल का मतलब है कि ये क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं हो सकता, मगर ये मेन में यूज़ हो रहा है ना। जी। हो रहा है ना। ये क्यों, कैसे यूज़ हो रहा है? गेटर सेटर के मदद से। गेटर सेटर एक मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊप के अंदर। जब आपने ऊप का कोर्स पढ़ना है ना, तो हर सवाल में ये ज़रूर पूछेंगे कि भाई प्राइवेट चीज़ को आप मेन में कैसे, आप तो कहते हैं प्राइवेट चीज़ को सेस ही नहीं कर सकते, तो प्राइवेट चीज़ को बगैर नुकसान, अब देखो ना, प्राइवेट चीज़ बंदा क्यों करता है कि वो कोई उसको चेंज ना कर सके, कोई छेड़खानी ना करे उसके अंदर, मगर उसकी फंक्शनैलिटी वो दे रहा है, उसको फंक्शनैलिटी तो दे रहा है ना। जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एक ऐसा हमने मेथड बना दिया कि किसी और बंदे के थ्रू आप उसको सेस कर सकते हो। ठीक है, उस बंदे को, ठीक है, हाँ, जिस बंदे के थ्रू सेस करोगे उसको बेशक मार दो, ठीक है, उसका पहले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो बंदा उस चीज़ का ज़िम्मेदार है सेस कराने का। अब फॉर एग्जांपल ये देखें कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी जो है वो टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी है, डेटा टाइप, और उसको मैंने प्राइवेट रख दिया है। अब इस वेरिएबल में मैं कोई चीज़ जो है वो स्टोर करवाऊँगा। ठीक है, अब ये क्या किया मैंने कि अब ये देखें, मैंने इसको क्या किया कि रिटर्न करवाया नेम को। अब ये नेम किधर रिटर्न हो जाएगा? प्राइवेट स्ट्रिंग नेम में। कैसे? गेट नेम की जरूरत थी। बिल्कुल।
अब ये देखें, और नीचे सेटर में मैंने क्या किया, एक और मेथड बनाया, ठीक है, जो गेट तो वैल्यू वो गेट कर लेगा, मतलब कि अपने अंदर वो वैल्यू उसने स्टोर करवा ली, ठीक है। रिटर्न नेम क्या हो जाएगा, जो भी मेन बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा वो रिटर्न हो जाएगा नेम के अंदर। मगर ये जो प्राइवेट वेरिएबल है इसका कोई, अब ये प्राइवेट वेरिएबल को मैंने इस सेटर की मदद से एक्सेस करना है, समझ आ रही है। एक और मैंने वेरिएबल बनाया, ये पैरामीटर है, पैरामीटर की ज़रिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू को मैं नेम के अंदर स्टोर करा दूंगा। तो इसके अंदर डेटा तो चेंज हो सकता है, मगर ये इस वेरिएबल का नाम और ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। प्राइवेट इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि आप फंक्शनैलिटी को नहीं को बंदा छेड़ सके, मतलब कि जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसको चेंज ना कोई कर सके। अब जाहिर सी बात है जब वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जी बोलें। गेट इसलिए कि आपने कोई वैल्यू चेंज करके उसमें स्टोर करनी है, और सेट है कि उस वैल्यू को आपने यूज़ करना है। मगर गेटर सेटर से जो असल वैल्यू है, जो हमारी असल डेटा है, वो कौन सा है, प्राइवेट वाला। मतलब कि स्ट्रिंग नेम के अंदर ही सारा हमारा काम स्टोर होना है, इसी ने यूज़ होना है। नीचे वाले बंदे मर भी जाएं तो प्राइवेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेफ़ है। वो सेफ़ इसलिए है प्राइवेट की वजह से क्योंकि उसको कोई सेस कर ही नहीं सकता डायरेक्ट। अगर कोई सेस कर भी सकता है तो उसकी फंक्शनैलिटी को सिर्फ कर सकता है गेटर और सेटर की मदद से। ये पता लग गया आपको कैसे कर सकता है। हाँ जी। अब हम नीचे इसको देखते हैं, और यही गेटर सेटर हम एनकैप्सुलेशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी अगर डेफिनेशन को भी आप पढ़ें, अब ये देखें डेटा स्ट्रक्चर में आप ये अक्सर देखेंगे, दिस का कीवर्ड देखेंगे, ये सारी चीज़ें होती हुई देखेंगे, मगर आपको समझ नहीं आएगी। समझ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ऊप है क्या। ये दो सब्जेक्ट पीएफ और डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डायरेक्ट बेस कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। जिस बंदे ने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसी को समझ आएगी, जिसने नहीं पढ़ने उसको नहीं समझ आएगी। अब आपने नहीं पढ़ा हुआ था तो आपको नहीं समझ आई ना, यही सारा मसला होता है स्टूडेंट के साथ। अब हम नीचे चलते हैं, इसकी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। द गेट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम। द सेट मेथड टेक्स अ पैरामीटर एंड असाइन इट टू द नेम वेरिएबल। देन दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये पॉइंटर के अंदर जो है वो यूज़ होता है करंट ऑब्जेक्ट को जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए, मतलब कि जो अभी मौजूदा चीज़ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो लिस्ट का हमने देखा था ना कोड, मेरे हाल में 3rd या 4th लेक्चर में, उसमें हर जगह दिस यूज़ हुआ था। अब दिस इसलिए यूज़ हो रहा था कि जो उसके अंदर वैल्यू जो न्यू पड़ी हुई है उसको वो पॉइंट कर रहा है, मतलब कि जो इसके अंदर अभी वैल्यू मौजूद है वो डिस्प्ले करा दे, इसलिए हम जो है वो दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके आगे उसने लिखा भी है, द दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि अभी जो ऑब्जेक्ट करंट वाला है उसको जो है वो रेफर करता है दिस का कीवर्ड। हाउएवर एज द नेम वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आर प्राइवेट वी कैन नॉट असेस इट फ्रॉम द आउटसाइड क्लास। ठीक है, जिस चीज़ को प्राइवेट रख दिया वो क्लास के बाहर असेसिबल नहीं है। ठीक है, इसका उसने ये देखें, इफ़ द वेरिएबल वाज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, ठीक है, हमें उसकी जो आउटपुट है वो मिल जाएगी। अगर हम उसका वेरिएबल प्राइवेट रखेंगे तो वो असेसिबल नहीं है। इसकी एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मैं इसके अंदर एक मैंने मेन क्लास बनाई। अब person.java के अंदर गेटर सेटर मैंने लगाए हैं, ठीक है, और उसका जो है वो नेम मैंने क्या रखा है, प्राइवेट। और गेटर सेटर की मदद से जो है वो मैं नेम और न्यू नेम के अंदर जो है वो वैल्यू करवा रहा हूँ। तो अब ये देखें, अब ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा। ये तो पब्लिक है, ये तो चलेगा। कैसे चलेगा, ये दो प्रोग्राम है, जो क्लास है ना वो अलग से डिक्लेयर है। दूसरी का प्राइवेट है तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, प्राइवेट है तो फिर नहीं चलेगा, मगर गेटर सेटर की मदद से तो चलना चाहिए था, फिर भी क्यों नहीं चल रहा ये कोड को देख के बताएं ज़रा, इसमें क्या समझ आई है आपको। जी बताएं। मतलब ये जो इसका जो है क्लास है वो तो प्राइवेट है, लेकिन गेटर जो पब्लिक है उसकी वजह से वो उसकी वैल्यू लेगा और इसको फिर वो शो करवाएगा।
नहीं देखें ना, मैंने आपको यही समझाया है। अब पब्लिक और प्राइवेट का फ़र्क आपको मैंने समझाया है कि अगर आपने कोई चीज़ प्राइवेट रखी हुई है वो गेटर और सेटर की मदद से असेसिबल है, मगर ये एरर क्यों दे रहा है, ये चीज़ आपने समझनी है इसके अंदर, वो एरर क्यों दे रहा है। पहले तो ये देखें कि ये गेटर और सेटर सही तरह डिक्लेयर हुए या नहीं हुए, पहले ये देखें। तो सही रही, तो फिर इनको चलना चाहिए था। पर्सन, बिल्कुल पर्सन वाली क्लास है, ऑब्जेक्ट उसका मैंने बना दिया, फिर माय ऑब्जेक्ट डॉट नेम से मैंने उसको, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट असेस कर रहा हूँ इसलिए वो असेस नहीं हो रहा। ये मैं जवाब आपसे सुनना चाह रहा था कि ये बंदा गेटर सेटर की मदद से असेस ही नहीं कर पा रहा। न्यू नेम देंगे तो असेस हो जाएगा, जिसका सेट है उसका नेम का नाम रख दिया न्यू, बिल्कुल होना चाहिए। ओहो ये चेंज नहीं हो रहा। अच्छा चले ठीक है, इसको आप ना प्रैक्टिकल करके देखना इसको, ठीक है, वो कंपाइलर के अंदर। ये मुझे आपने लाजमी बताना, ये बल्कि मैं टास्क दूंगा आपको ना, ये न्यू नेम से बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये देखो वो नेम से सर्च कर रहा है ना प्राइवेट को, वो नहीं हो रहा, मगर गेटर सेटर की मदद से वो अगर वो न्यू नेम से सर्च करेगा तो वो हो जाएगा। ये दरअसल फ़र्क है असल एनकैप्सुलेशन का। ठीक, मतलब जो करंट जो नया नाम है वो उसको एक्सेस करना पड़ेगा, वो प्राइवेट नहीं रहा, वो एक्सेस हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और प्रोटेक्टेड जो है वो हम इनहेरिटेंस का जब हम टॉपिक अभी हम स्टडी करते हैं ना, उसके अंदर हम देखेंगे इसको। अभी आप एनकैप्सुलेशन की समझ आ गई है, उसमें गेटर और सेटर की समझ आ गई है। हाँ जी ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे अच्छा, बेटर कंट्रोल ऑफ क्लास एट्रीब्यूट एंड मेथड। आप अपने मेथड को बचा सकते हैं मिस यूज़ होने से, उस कोड को चेंज होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अब एक मेन वेरिएबल है मेरा जो मेरा सारी वर्किंग करता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा इसको छेड़ ना सके, चेंज ना कर सके। अगर किसी ने चेंज कर दिया तो मेरा सारा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए मैं एनकैप्सुलेशन यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वो जो आप किसी डॉक्टर के पास जाए ना तो आपको कैप्सूल देता है, वो कैप्सूल क्यों देता है, क्योंकि वो गोली इतनी कड़वी है कि वो आपसे खाई नहीं जानी, इसलिए वो कैप्सूल में बंद होता है वो दवाई, कि वो जब पेट में चला जाए फिर ही वो दवाई जो है वो असर करे, ताकि इसको कड़वापन महसूस ना हो। समझ आई? और वो चीज़ अंदर की छुपी होती है। इसी तरह एनकैप्सुलेशन उसी वर्ड को उन्होंने यूज़ कर लिया कैप्सूल को, कि एनकैप्सुलेशन क्या है कि अंदर वाली चीज़ नहीं आपको पता चल रही। अब जिस बंदे को मैंने ये कहा है कि आप न्यू नेम की मदद से आप जो है वो इसको सेस कर सकते हैं, यही कहा है ना मैंने बाहर के बंदे को जी। उसको तो नहीं पता प्राइवेट वेरिएबल के अंदर क्या नाम लिखा हुआ है, उसको पता ही नहीं है, ना ही वो सेस कर सकता है। ठीक, इसलिए आप स्कैनर के कोड को असेस नहीं कर सकते। कॉल ज़रूर आप कर सकते हैं, उसको यूज़ ज़रूर आप कर सकते हैं, मगर उसके कोड को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एनकैप्सुलेशन की मदद से बिल्कुल जो है वो सेफ़ है। और गेटर सेटर की मदद से जो है वो उसको हमने वो प्रॉपर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अगर किसी ने सेस करना भी है प्राइवेट को तो वो किससे करेगा? गेटर सेटर से। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, रीड ऑनली जो है वो गेट है, राइट के मतलब कि राइट करने के लिए उसके अंदर डेटा ऐड करने के लिए सेट का मेथड, और अगर सिर्फ आपने रीड करना है उसको तो उसके लिए क्या है जी? रीड ऑनली गेट का मेथड। ठीक हो गया? ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, द प्रोग्रामर कैन चेंज वन पार्ट ऑफ द कोड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स। क्या आप किसी एक पार्ट को चेंज कर सकते हैं बगैर किसी दूसरे पार्ट को अफेक्ट किए हुए। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कल हमने मकसद ये पढ़ा था कि जो डेटा की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। अब इससे आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं ना इजीली, कि कोई दूसरा बंदा उस वेरिएबल को सेस कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये थी इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें कि इनकैप्सुलेशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, कब, क्यों, कैसे, तीनों जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जावा पैकेजेस और एपीआई के अंदर। एपीआई का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और
आसान एग्जांपल अगर मैं रियल वर्ल्ड की लूँ तो वो है जी गूगल मैप की एपीआई। आप फॉर एग्जांपल ऊबर आपने कभी इस्तेमाल किया है? ऊबर तो नहीं की, लेकिन इधर काम जो करते हैं वो ये या गूगल मैप भी सारा होता है डिलीवरी का। नहीं नहीं, उधर स्वीडन में कौन सी चीज़ यूज़ होती है ऊबर का अल्टरनेटिव है कोई? टैक्सी है यहाँ पे तो। टैक्सी है, चलें जो भी है। ऊबर का तो आपको पता ही होगा कि ऊबर में आप जब अपने मोबाइल से जो है वो कोई भी किसी भी लोकेशन पे जाना है, आप अपनी लोकेशन डालेंगे तो वो टैक्सी आपको पिक करेगी, तो आपको उस जगह पे छोड़ाएगी। यही होता है ना ऊबर के अंदर। जी इसी ठीक है, तरह, अब इसी उन्होंने तरह ही है। आप खुद ये चीज़ मुझे बताएं कि क्या उन जिसने ऊबर बनाई हुई है, क्या उसने सारा मैप भी खुद ही डिज़ाइन किया है? क्या रास्ता भी उसने खुद ही डिज़ाइन किया है? नहीं, गूगल से लिए नहीं, उसने। गूगल से लिया है। और गूगल से कैसे लिया है? एपीआई के ज़रिए। एपीआई एक जो है वो एक कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल अब देखो, मैप एक पूरी की पूरी एक वेबसाइट है। ठीक है, जिसने भी उस वेबसाइट को यूज़ करना है वो किस तरह यूज़ कर सकता है? अपनी मर्ज़ी से। अब जाहिर सी बात है, वेबसाइट को आपने यूज़ करना है, वो तो आप लिंक लगा दो, वो वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। मगर आप चाहते हैं मैं लिंक ना लगाऊं, मैं क्या करूं, उसकी फंक्शनैलिटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकूं। समझ आई? ठीक। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैप मेरे पास आ रहा है ना, मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जाना है, तो वो आपको प्रॉपर रास्ते के लकीरें जो है वो डाल के दिखा देता है कि इस रास्ते से स्टार्ट होकर इधर तक जाने के लिए ये वाला पाथ आप फॉलो करें। वो प्रॉपर एक मेंशन भी कर देता है। तो ये वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल किसके थ्रू हैं? एपीआई के थ्रू। ठीक। मतलब इसका ये कि एपीआई की मदद से आप फंक्शनैलिटी को तो असेस कर सकते हैं, मगर उसके कोड को आप असेस नहीं कर सकते। तो ये कौन सा हो गया? अभी हमने इसको पढ़ा है, ये कौन सा हो गया तरीका? प्राइवेट। इनकैप्सुलेशन हो गई ये। मतलब कि मैथ पूरे का पूरा टॉपिक तो इनकैप्सुलेशन का ही आएगा ना ठीक। ये। मतलब कि देखो, आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी किसी को बेच रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो वो फंक्शनैलिटी ही असेस करेगा, वो आपका कोड असेस नहीं कर सके। ठीक। समझ आ गई? हाँ जी, जिस तरह वो स्कैनर की देखी थी कि स्कैनर की फंक्शनैलिटी लिख सकते बिल्कुल हैं, कोड नहीं लिख बिल्कुल सकते। ठीक आपने समझा। जिस तरह हमने स्कैनर को देखा था कि स्कैनर के अंदर जो है वो हम उसको सारा कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे, मगर उसके कोड को हम चेंज नहीं कर सकते थे। इसी तरह ही रियल वर्ल्ड के एग्जांपल के सिनेरियो में हम देखें, चलो ये तो कोडिंग की एग्जांपल थी ना। फॉर एग्जांपल हम किसी ने हमें शादी पे बुलाया, हम शादी पे जा रहे हैं जनाब, बड़ा बेहतरीन सेटअप है और बड़ा इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है। हम उधर बैठे हैं और वो जनाब 4-5 घंटे वेट करवा के कहते हैं जी जाएँ, कोई खाना शाना नहीं है, दौड़ जाएँ इधर से। तो वो जो है वो अब उस खूबसूरती को कोई नहीं देखेगा। यही इसी तरह ही है ना। अब खूबसूरती को भाई हमने क्या करना है, जब खाना ही नहीं मिला, हम तो खाने के लिए आए थे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको गूगल मैप बड़ा अच्छा डिज़ाइन करके दे दूं, यार ये देखो कितना खूबसूरत ये लग रहा है, कितना अच्छा डिज़ाइन है, जब वो वर्क ही नहीं करेगा तो मैंने उस डिज़ाइन का क्या करना है? ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह ही शादी हाल भी तब तक खूबसूरत लगता है जब तक खाना नहीं आ जाता। जब खाना आ जाता है फिर सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के बंदा खाने की तरफ तवज्जो देता है। मतलब कि एक बंदा आया, उसने खूबसूरती देखी, खाना भी खा लिया, अब खाने को लाने वाले कौन थे? वेटर। इसी तरह ही था ना, वेटर काम कर रहा है एपीआई का। ठीक। मतलब कि उधर से डेटा उठा के फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड का डेटा उठा के बैक एंड पे, मगर फ्रंट एंड ना बैक एंड को एक्सेसिबल है, ना बैक एंड फ्रंट एंड को एक्सेसिबल है। मगर एपीआई का वेटर का रोल जो है वो एपीआई प्ले कर रही है। मतलब कि डेटा तो इधर उधर जा रहा है, मगर वो दोनों आपस में एक्सेसिबल नहीं है। आगे समझ? मतलब ये रूट प्रोवाइड करता है। हाँ जी। ठीक। अब बिल्ट इन पैकेजेस का आपको बिल्ट इन से मतलब पता चल जाना चाहिए कि जावा के अंदर जो है वो बड़ी सारा ये इसलिए इजी लैंग्वेज है कि इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ बनानी नहीं पड़ती। ये हर चीज़ इसकी जो भी आप सोचोगे ना डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कि यार मैंने लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, मैंने अरे को इम्प्लीमेंट करना है, मैंने वो क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, इसके अंदर मेथड हैं। आपको उसके फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। मेथड यूज़ करो, डायरेक्ट वो जो है वो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी क्यू वाली।
स्टैक को कॉल करो, स्टैक वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट, लिस्ट को कॉल करो, लिस्ट वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट। कितनी आसान है ये। और वो सारी की सारी किस में मौजूद हैं, वो सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी पैकेज के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह यूटिल का हमने देखा था, यूटिल क्या है, पैकेज, और स्कैनर क्या थी, उसकी क्लास। ठीक, समझ आ गई। मतलब वो लाइब्रेरी में सारी क्लासेस पड़ी। यस बिल्कुल, ये लाइब्रेरी है। इंपोर्ट, अगर आप पैकेज नेम के आगे स्टार लगाते हैं तो उसका मतलब है कि उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो करोड़ों की तादाद में हैं, वो सारी के सारी मेन के अंदर आ जाएं। उन सब को उसने बुला लिया है। ठीक है, ये जो कामचोर बंदे होते हैं ना, वो सब को बुला लेते हैं। ठीक है, वो बजाय इसके कि भाई आपने स्कैनर यूज़ करना है तो स्कैनर लिखो, पूरे का पूरे पैकेज को बुलाने की क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपको एक बंदे की ज़रूरत है, आप पूरी क्लास को बुला रहे हो, ये एग्जांपल हो गई, तो वो सारी क्लास उधर आके उधम मचा देगी। ठीक है, अब कंप्यूटर की स्पीड फास्ट है, छोटे प्रोग्राम में तो आपको पता नहीं लगेगा। जब आप यही वो एग्जांपल इजी पैसा वाली मैं आपको देता हूँ। आपको भाई एक बंदे की ज़रूरत है, आपने सिर्फ एक बंदे से अपना जो है वो रब्ता करवाना है, आप पूरे के पूरे डेटाबेस को क्यों बुला रहे हैं। ये वही एग्जांपल है, इसके अंदर बड़ी अच्छी फिट होती है। समझ आ गई आपको। हाँ जी। अच्छा, अब ये देखो, स्कैनर को ही उसने इम्प्लीमेंट कर लिया। मैं तो यही समझ रहा था कि स्कैनर इसमें है ही नहीं है। चलो ये बड़ा अच्छा हो गया। यूटिल एक पैकेज है और स्कैनर उसका क्या है, क्लास। बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसकी जो है वो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। अब ये देखें कि ये स्कैनर माई ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्ट्रिंग यूज़र नेम। ठीक है, एक स्ट्रिंग मैंने बना दी और ये एक वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी हुई है, और पब्लिक के अंदर जो है वो मैं उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो उस क्लास को कॉल कर रहा हूँ। क्लास किस में मौजूद है, इस पैकेज के अंदर। ठीक हो गया, उसको मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट बना लिया। मतलब ये कि स्कैनर को अब मैं माई ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसके नीचे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका जो है वो नाम जो है वो यूज़र नेम है और डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने सिंपल क्या किया, एंटर यूज़र नेम डिस्प्ले करवाना था, सिर्फ वो मैंने डिस्प्ले करवा दिया। यूज़र नेम इज इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट, स्कैनर को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आपने सेस करवाना है। तो नेक्स्ट लाइन एक मेथड है जो स्ट्रिंग है उसको जो है वो अपने अंदर स्टोर करवाता है। ठीक है, समझ आ गई। मतलब कि नेक्स्ट लाइन मेथड स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है कि स्ट्रिंग ये मेथड क्या करेगा, माई ऑब्जेक्ट का वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से यूज़र नेम के अंदर जो वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है वो स्टोर करवा देगा। ठीक हो गया। इसी तरह ही मैंने उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़र नेम इज़ यूज़र नेम, मतलब कि जो भी यूज़र नेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा मुझे जो भी मैं इधर लिखूँगा। यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि जो मैंने टास्क दिया हुआ 5th, कि इसी तरह ही आप स्कैनर को यूज़ करके पहले यूज़र से वैल्यू लें और फिर एक और मेथड बनाएं जिसके अंदर आप वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं जो है वो अपनी स्ट्रिंग को लिखता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यूज़र नेम इज़ अदील। इसी तरह बाकी अब ये देखो, स्टार से आप पूरे का पूरा पैकेज जो है वो आ जाएगा। यूज़र डिफाइंड पैकेज भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि माई पैकेज क्या है, वो ये पैकेज जो है वो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो अपना पैकेज, अब ये जब आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का अगर किसी को शौक है तो उसके अंदर भी हम पैकेज भी खुद ही बनाते हैं। मतलब कि अपनी क्लासेस बना के एक पैकेज में रख लेंगे, जिधर जिधर उसकी ज़रूरत होगी उधर उधर मैं उसको कॉल कर लूँगा। और ये पूरी की पूरी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कोई चीज़ आपको डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती, एक लफ्ज़ भी आपको लिखना नहीं पड़ता। सिर्फ जिसको ये चीज़ समझ आ जाए क्लासेस का इस्तेमाल करना, वो अपने आप को मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर कहना शुरू कर दे। मतलब कि उसने एक पैकेज क्रिएट करना है, उस पैकेज की क्लास को कॉल करना है और वो इम्प्लीमेंट। उसी तरह ही अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बटन लगाना है, बटन की क्लास है, बटन का वो जो वो मेथड कॉल करेगा बटन इम्प्लीमेंट। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ बुलाना है उसको। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि एक पैकेज है माई पैक,
उसके अंदर मैंने एक क्लास बना ली जिसकी फंक्शनैलिटी क्या है, सिर्फ वो दिस इज़ माई पैकेज डिस्प्ले करवाती है। अगर कोई भी ये माई पैक लिख के माई पैकेज क्लास को कॉल करेगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा सिंपल। ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो नीचे यही था पैकेजेस। इसी तरह इसकी लाखों की तादाद में क्लासेस हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी ना समझाने के लिए, वैसे इसकी बहुत सारी जो वो चीज़ें हैं। अब हम आते हैं इनहेरिटेंस की तरफ। चलें पॉलीमॉर्फिज्म को हम कल देख लेंगे, मगर इनहेरिटेंस को जो है वो हम आज देखते हैं। इनहेरिटेंस का जो है वो मैं आपको पहले तो रियल वर्ल्ड की एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के वालिद की डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली जो उसके वालिद की जायदाद होती है वो सारी की सारी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, उसकी औलाद, मतलब कि उसके जितने भी बेटे हैं उनको वो उतने उतने हिस्से में वो सारी जायदाद जो है वो तकसीम हो जाती है। इसको हम कहते हैं विरासत। इसी तरह ही है जी। जबकि हाँ, और एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा ये सिनेरियो है कि जो वालिद है वो अपनी हयाती में भी अपने बेटों के नाम जो है वो चीज़ दे सकता है। मतलब कि वो अपने सिर्फ बेटों को ही दे सकता है एज आ विरासत, मगर किसी और बंदे को एज आ विरासत उसमें ऐड नहीं कर सकता। हाँ, किसी को सेल करनी है तो वो सेल का अलग चक्कर है, मगर वो विरासत के तौर पे किसी को वो चीज़ नहीं दे सकता। विरासत की चीज़ उसी ही मिलेगी जो उसके अंडर आएगा, मतलब कि जो उसका बेटा होगा। ठीक। इसी तरह ही एक क्लास मैंने बनाई, उस क्लास के अंदर मैंने जो है वो एक फंक्शन बनाया जो यूज़र से वैल्यू लेता है। एक क्लास बना ली ना मैंने, समझ आई? ठीक है। अब मैं नीचे एक और क्लास बनाता हूँ जिसमें जिसके अंदर मुझे ऊपर वाली क्लास जो मैंने बनाई थी उसकी फंक्शनैलिटी की ज़रूरत मुझे नीचे वाली क्लास में पड़ गई। तो मैं क्या करूँगा, इनहेरिटेंस की मदद से ऊपर वाले कोड को नीचे वाली क्लास में डायरेक्ट एक्सेस करवा लूँगा। अच्छा। इस मेथड को कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब कि मैंने ये इनहेरिट किया है ऊपर वाली क्लास से, मतलब कि ये फंक्शनैलिटी मुझे दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। जो रीयूज़ वाला हमने इसकी खसूसियत देखी थी ओप की, वो दरअसल ये थी कि आप जो है वो बिल्कुल ईजी आसान तरीके से किसी दूसरी क्लास की चीज़ को अपनी क्लास के अंदर असेस करवा सकते हैं। और इसके अंदर वो जो सेस स्पेसिफायर है वो यूज़ होता है प्रोटेक्टेड। वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ख़ास के, अब ज़ाहिर है मेरे बेटे ही वो सेस कर सकते हैं, तो मेरे बेटे ही उसको सेस करेंगे, जिसके साथ प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज़ होगा। प्रोटेक्टेड के कीवर्ड के बगैर कोई भी बंदा दूसरा आके कह दे जी मुझे भी हिस्सा दो, मैं तो नहीं इसको दूंगा। पब्लिक प्राइवेट वाले बिल्कुल दूर रहें, ये सिर्फ उसको एक्सेसिबल है जिसके साथ प्रोटेक्टेड लगा हुआ है। अब समझ आई प्रोटेक्टेड की? ठीक। आपने इनहेरिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड यूज़ करना है जिसका नाम है एक्सटेंड। सिंपल उसका नाम क्या है? एक्सटेंड। अगर आप एक क्लास के आगे एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके अगली क्लास का नाम लिखोगे तो सिंपल क्या होगा, उस क्लास के सारी फंक्शनैलिटी नीचे वाले में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक हो गया। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आपने इसको समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्लास क्या है? उसका चाइल्ड है, मतलब कि एक क्लास के अंदर भी क्लास है। ठीक है। पेरेंट है, उसके नीचे, अब जाहिर सी बात है पेरेंट जो है वो वालिद साहब हैं, जो सब क्लास है वो उसके बेटे हैं। मतलब कि जो चाइल्ड वाली क्लासेस हैं वो पेरेंट से जो भी चीज़ चाहिए होगी वो ले सकती हैं। ठीक हो गई? ठीक। उन सब के साथ फिर हमें प्रोटेक्टेड लगाना पड़ेगा, मतलब कि जितने भी एक पेरेंट है उसके साथ प्रोटेक्टेड लगा हुआ है। जो बाहर वाली क्लासेस हैं वो उसको सेस नहीं कर सकती, मगर जो चाइल्ड उसकी क्लासेस हैं वो उसके आपस में डेटा जो है वो बांट सकती हैं। मतलब कि एक भाई अपने भाई को कोई चीज़ दे सकता है, मगर एक दूसरा बंदा किसी दूसरे के भाई को चीज़ नहीं दे सकता। और देगा भी कैसे? आजकल तो भाई भाई नहीं देते तो दूसरे ने तो क्या कुछ कोई देना है, ये सिनेरियो भी। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ये आपने देखना है। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई और उसका जो है वो एक वेरिएबल के अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यू जो है वो असाइन कर ली है। ठीक है। ठीक। जिसको मैंने प्रोटेक्टेड रख दिया है, मतलब कि ये जो वेरिएबल है ये है प्रोटेक्टेड, स्पेसिफायर है ना प्रोटेक्टेड वाला।
ठीक। जबकि पब्लिक है, पब्लिक तो असेसिबल है ही, मतलब कि पब्लिक को तो सारे ही असेस कर सकते हैं ना। पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसका अब रोड है पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो मर्जी इस्तेमाल करे, ठीक है। जबकि एक पार्क है वो बना, अब जिस तरह वो गुजरात का जिम्नेजियम है वो प्रोटेक्टेड है, मतलब कि जो मेंबर हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, बाकी वो नहीं आ सकते। तो इसकी ये भी एग्जांपल इसके ऊपर बड़ी फिट बैठती है। इसके अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया है, उस फंक्शन के अंदर क्या है जी, ये डिस्प्ले हो रहा है, ये पता नहीं क्या लिखते हैं अभी, ठीक है। ये हाय हाय जावा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सिंपल एक फॉर एग्जांपल मैं एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है। एक ये आप देख रहे हैं क्लास, एक मैंने क्लास बनाई कार की, मगर मैंने एक्सटेंड कर दिया वहीकल, मतलब कि वहीकल की सारी फंक्शनैलिटी अब मैं क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। आपने क्या करना है, एक कार क्लास का नाम लिखा, माई फास्ट कार, उसका ऑब्जेक्ट बनाया माई फास्ट कार डॉट हॉन्क। अब हॉन्क का मेथड किस में है, वहीकल में। ठीक। मैंने तो नीचे वो क्लास नहीं डिक्लेयर की, उधर डिक्लेयर किया मैंने वहीकल की क्लास को नीचे मेन के अंदर नहीं की, उसी को एक्सटेंड करवा लिया है, ठीक है। तो माई फास्ट कार डॉट होम क्या करेगा, हाई हाई डिस्प्ले करा देगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या करेगा, ब्रांड को, ब्रांड जो उसके अंदर ही है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है, मॉडल नेम है वो भी, और ब्रांड जो ऊपर वाली क्लास में है वो भी, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी सेस। अब जाहिर सी बात है प्राइवेट वाली चीज़ तो प्राइवेट के अंदर ही सेस होगी, मतलब कि ये जो प्राइवेट वाली ये चीज़ है ये ऊपर वाली क्लास में नहीं जा सकती, ठीक हो गया। ठीक। उसके अलावा जो है वो हमने ये उसको सिंपल डिस्प्ले करवा लिया। तो आज की जो समरी है वो आप कर दें, ठीक है। हमने जो है वो एक कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, इनकैप्सुलेशन पढ़ा है, उसके बाद जो है वो हमने एसएस स्पेसिफायर पढ़े हैं, और हमने इनहेरिटेंस पढ़ी है। इसकी ज़रा समरी कर दें आप। कंस्ट्रक्टर तो होता है कि जो वो भी मेथड है, लेकिन उसका नाम क्लास के नाम पे है, और उसको रन वो ऑटोमेटिकली रन होता है। मतलब आप क्लास को कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, उसको स्पेशल कॉल नहीं करना पड़ता। और इनकैप्सुलेशन मतलब है कि आपने वो चीज़ है वो प्राइवेट है, तो उसको कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर दो गेट और सेट के मेथड आगे आ जाते हैं कि वो खुद तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन किसी और तरीके से उसको बस आप उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो वो इनकैप्सुलेशन हो गया। और उसके बाद पैकेजेस हैं कि मतलब कोई एक होते हैं यूजर डिफाइंड, वो आप हम खुद पैकेज बना सकते हैं, उसमें कोई भी क्लास फंक्शनैलिटी रख लें, जब भी हम क्लास की इस्तेमाल करना पड़े तो उसको बस कॉल कर लें। और एक वो उन्होंने खुद बनाए होते हैं, उसको भी आपने बस कॉल करना है पैकेजेस में, तो एपीआई जो है वो आपको वो वाली फंक्शनैलिटी उसकी ला के दे देगा। कोड तो नहीं देगा लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी आपको दे देगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको पैकेजेस और एपीआई कहते हैं। और उसके बाद इनहेरिटेंस है, उसमें एक सुपर क्लास है और सब क्लास, और जो सब क्लास को अगर सुपर क्लास का कोड की यूज़ पढ़ दिया तो उसने सिर्फ उसको कॉल करना एक्सटेंड के कोड से, एक्सटेंड के जो वर्ड है उससे जो ऊपर वाली सुपर क्लास की सारी फंक्शनैलिटी है वो सब क्लास में आ जाएगी, और उसका वो कोड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको जो है ना टास्क सेंड करता हूँ, ये चारों चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है। जो है ना आपका दूसरा जो टास्क 5 है उसका कोड भी मैं आपको करके ना सेंड करता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। मगर एक क्लास में आपको सेंड कर देता हूँ, मगर बाकी जो 19 क्लासेस हैं वो फिर आपने उसको देख के बना लेनी है। ठीक हो गया? हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी ठीक है। चलें, सही है, ओके, थैंक यू।